और फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटेजीज विल बी मोर इफेक्टिव फॉर मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन टीचिंग द टॉपिक गेम्स वी प्ले। मतलब कि एक टॉपिक है ईवीएस में, गेम्स वी प्ले, मतलब जो खेल हम खेलते हैं, इस तरह का एक टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है वो अधिकतम भागीदारी लें, बच्चे जो हैं, जो छात्र हैं, वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएं, तो कौन सी टेक्निक, कौन सी स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे इसको पढ़ाने में या इस टॉपिक से जोड़ने के लिए बच्चों को? फर्स्ट ऑप्शन है टेक स्टूडेंट्स टू द प्ले फील्ड, मतलब कि, धन्यवाद धीरज, टेक स्टूडेंट्स टू द प्ले फील्ड एंड मेक देम प्ले डिफरेंट गेम्स ऑन डिफरेंट डेज। मतलब छात्रों को खेल के मैदान में ले जाएं और उन्हें अलग अलग दिन खेलने को कहें कि भाई अलग अलग दिन पर, मतलब पूरे 7 दिन है हफ्ते में, आज एक पीरियड है मान लो गेम्स का, तो आज ये खेलो, कल दूसरा गेम खेलो, तीसरे दिन कोई और खेलो, उनको आप फील्ड पर लेके चले गए, मैदान में। मेक प्ले कार्ड्स ऑफ डिफरेंट गेम्स, प्ले कार्ड जैसे ताश के पत्ते होते हैं उस तरह के छोटे प्ले कार्ड्स आपने बना दिया, अच्छा ये क्रिकेट का कुछ उसमें ड्राइंग बनी हुई है, या दूसरे में किसी और फुटबॉल की पिक्चर है। या फिर थर्ड है आस्क स्टूडेंट्स टू लर्न द नेम्स ऑफ डिफरेंट इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। बच्चों से आप क्या करें, नाम, आस्क स्टूडेंट्स टू लर्न मतलब अलग अलग गेम्स के, इंडोर और आउटडोर। आप जानते हैं भाई कुछ गेम ऐसे होते हैं जिनको आप इंडोर्स में खेल सकते हैं, बैडमिंटन काइंड ऑफ, या टेबल टेनिस, ये सब। और जो आउटडोर गेम्स हैं, क्रिकेट है, खो खो है, बहुत दुनिया भर के गेम्स हैं। तो आप लिस्ट या नाम याद कर लो, आप ये कहेंगे बच्चों से। या फिर आस्क स्टूडेंट्स टू वॉच स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन, कह देंगे भाई अपने मम्मी पापा के फोन ले लो और उनमें देख लो स्पोर्ट्स को, और टेलीविजन पर देख लो, और एक छोटा सा प्रोजेक्ट ले आना कि कैसे खेलते हैं, क्या खेलते हैं, बताएं एक बार। भाई सिंपल बात है, 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से हम डिस्कस करके चलेंगे डेली बेसिस पर। बिल्कुल। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इन्वॉल्व कब होगा कोई भी, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, या स्पेशली बच्चे जो बहुत ज्यादा एनर्जी से भरे हुए हैं। ये पेडागॉजी की जो थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजी कह लीजिए आप, या माइंड सेट है, ये आपको हर सब्जेक्ट में हेल्प करेगा अगर आप एक जगह समझ लेते हैं। बच्चा इन्वॉल्व सबसे ज्यादा होना पसंद करता है जब वो पूरे 5 सेंसेस से, या ज्यादा से ज्यादा सेंसेस जब इन्वॉल्व होते हैं, तो वो अच्छे से समझ पाता है चीजों को, या अपने अंदर इम्बाइब कर पाता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो जब आप बच्चे को, पहली बात तो खेल की बात चल रही है, तो वो आप घर में बिठा करके टेलीविजन पे क्यों बताएंगे? ठीक है, प्ले कार्ड्स भी उतने एक्टिव नहीं है। सबसे इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होगी जब वो रियल लाइफ में फील्ड पे जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ अलग अलग दिन अलग अलग गेम खेलेगा। ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हैं, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, और एकदम फन एक्टिविटी बन गई है लर्निंग जो है अपने आप में। ठीक, तो और फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरह का विकास होता है स्पोर्ट्स से, गेम्स से। तो ये ऑप्शन एनी डे बेटर है, यानी छात्रों को खेल के मैदान पर ले जाएंगे और उन्हें अलग अलग दिन खेल खेलने देंगे। तो ए ऑप्शन हुआ सही। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये जो क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा, यहाँ सही और गलत से ज्यादा आप डिस्कशन पे ध्यान दीजिएगा। ये आपको वो जो 15-15 की पेडागॉजी है ना हर सब्जेक्ट की, वहां खेलना सिखाएंगे। NCF 2005 has not recommended any prescribed curriculum and textbooks for EVS for class 1 and 2। मतलब कि अगर आप जानते हैं तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक डॉक्यूमेंट है एनसीईआरटी के द्वारा निकाला हुआ, जिसके बेसिस पे पूरा एक जो सिस्टम है वो काम करता है। रीसेंट एनसीएफ है ये। इसकी अगर हम बात करें, इससे पहले ये कुछ तीसरा एनसीएफ है, पहले 1975 में, फिर इसके बाद आया है 2001 में, और ये 2005 में। इस पर कभी और चर्चा कर लेंगे, एनसीएफ पे अलग से एक वीडियो बनी हुई है। ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि हाँ। तो यहाँ पे अब बात हो रही है कि इन्होंने, एनसीएफ ने, आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएंगे, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं ईवीएस की, एनवायरमेंटल स्टडीज की, जो आपका पर्यावरण अध्ययन है, वो फर्स्ट और सेकंड क्लास के लिए बुक नहीं होती। एनसीईआरटी की थर्ड से शुरू होती है। आपने यहाँ लेट्स लर्न पर समरी देखी होगी ईवीएस एनसीईआरटी की, वो भी 3rd to 5th की है। मतलब क्योंकि जो क्लासेस एनसीईआरटी बुक बनाती है ईवीएस की, वो तीसरी क्लास से 5वीं या उसके बाद तक शुरू होता है। ईवीएस फर्स्ट और सेकंड क्लास में नहीं होता। इसका रीजन क्या है ये बताना है आपको। देखो, प्राइवेट स्कूल्स में आपको मिल सकता है, वहां पे फर्स्ट सेकंड में भी पढ़ा दें, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो ये ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी फर्स्ट सेकंड की ईवीएस नहीं बनाता, पहली और दूसरी कक्षा में ईवीएस होती नहीं है, अगर आप देखेंगे स्कूल्स में जाकर के, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में। फर्स्ट है टू रिड्यूस द लोड ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम के भार को कम कर दिया, एक सब्जेक्ट कम बना करके। ये तो कोई बहुत तुक की बात नहीं हुई, बच्चे के भले के लिए अगर कुछ काम हो रहा है तब तो हम उसको कंसिडर करें। ईवीएस इज ओनली फॉर क्लास 3rd ऑनवर्ड्स, ये स्टेटमेंट हो गया कि भाई ऐसे ही होता है, तो ये भी कोई अच्छा रीजन तो हुआ नहीं। फिर है लर्नर्स इन क्लास 1 and 2 कैन नॉट रीड एंड राइट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं
लेकिन हम थोड़ा सा समझ के भी चलेंगे। जो लर्नर्स हैं वो कक्षा 1 और 2 में वो लिख और पढ़ नहीं सकते, ऐसा तो नहीं है, जो उनके लेवल के हिसाब से चीजें हैं वो काम तो वो करने लगते हैं। और बुक्स भी तो हैं, फिर सिर्फ ईवीएस की ही बुक ना होना कौन सी बड़ी बात हुई, हट जाता है ये भी, तीनों हट गए, फोर्थ ही बचता है, टू प्रोवाइड अ कॉन्टेक्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। अब थोड़ा सा समझेंगे इसको। देखिए, एक प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान करना। प्रासंगिक मतलब हमने कल इंग्लिश में भी हम समझ रहे थे, एक होता है लिटरल मीनिंग, बिल्कुल बुकिश बात, एक होती है कॉन्टेक्चुअल, संदर्भ से जोड़ के, सिचुएशंस से जोड़ करके, उसको लाइफ से जोड़ करके। तो अगर हम देखें, जो फर्स्ट और सेकंड क्लास का बच्चा है वो अपने पर्यावरण को अलग अलग नहीं देखता। उसने पेड़ देखा तो कहा अच्छा ये तो ज्योग्राफी में होता है, उसने कुछ और देखा, कोई रिएक्शन देख लिया मान लो, उसने कहा अच्छा ये तो साइंस का पार्ट है। वो तोड़ के नहीं देखता एनवायरमेंट को। एनवायरमेंट एक समग्र चीज है, उसके लिए एनवायरमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, जिसमें आपका सब कुछ, आप उसमें एनवायरमेंट से भी जोड़ रहे हैं, उसे साइंस से भी जोड़ रहे हैं, उसे सोशल साइंस से भी जोड़ रहे हैं, तो तीनों चीजें शामिल हो जाती हैं ईवीएस में। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट और सेकंड क्लास है वहां पे मैथ्स और लैंग्वेज के थ्रू ईवीएस या एनवायरमेंट से कंसर्न बना दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि अलग से ईवीएस की बुक बनाई जाए, ये कारण है जो फर्स्ट और सेकंड में बुक नहीं होती ईवीएस की। ठीक है, तो इसलिए डी। कोई बात नहीं, जिनका गलत हो गया, हाय अंकिता। आगे बढ़ते हैं। इस तरह की आपकी एनसीईआरटी बुक्स होती ही हैं, ये 5th की है, लुकिंग अराउंड। अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी की समरी ना देखी हो देख लेना, वैसे मैं कोशिश करूंगी 1-2 वीडियो में ही कंप्लीट करा दी जाए एक बार रिवीजन के थ्रू। और भी कुछ सीटेट वालों के लिए स्पेशल मैं सोच रही हूँ, एक आप लोगों को कुछ है प्लानिंग करने में टेंशन, एक वीडियो बन जाएगी उस पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बिल्कुल 4th एनसीएफ है, वही मेरे को भी डाउट था क्योंकि आई वॉज लाइक कंफ्यूज उस चीज को लेकर के। बहुत बढ़िया, उत्तम। 75 में आया, फिर 88 में भी आया था, जो मैंने मिस कर दिया था। 2001 और 5 में है ही, तो ये 4th है। उस पर किसी और दिन बात कर लेंगे चर्चा में। फिर भी लिख लो भाई, क्यों कई लोगों का क्या होता है, बस जो बोल दिया वो रट्टा हो जाता है। 75, 88 और 2001 और 5। ठीक है, ये वैसे हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बट आगे बढ़ते हैं। Question number 3, RIMA uses travel tickets of different types. Which of the following concepts could be effectively discussed by using such tickets? भाई रीमा एक बच्ची है जो ट्रैवल टिकट्स का यूज करती है अलग अलग टाइप के। ठीक है, इससे कौन सा कॉन्सेप्ट समझा जा सकता है? ट्रैवल टिकट्स मतलब मान लीजिए आप कहीं ट्रेन से गए तो वो टिकट है, एक टीचर उनका यूज कर सकती है, किसी बच्चे के पास भी हो। ठीक है, आप बस से गए तो वो टिकट है, फ्लाइट टिकट है आपके पास, तो वो आप क्लासरूम में यूज कर रहे हैं। इससे इसको किस तरह से बेहतर क्या चीज समझाने के लिए यूज किया जा सकता है? ये रियल लाइफ चीजें हैं, रियल या काइंड ऑफ। तो देखते हैं एक बार। द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल बाय डिफरेंट मीन्स इज डिफरेंट। आप इन टिकट से ये बता पाएंगे बच्चों को कि जो अलग अलग मीन्स से ट्रेवल करने का जो खर्चा है वो अलग होता है। बिल्कुल ठीक बात है, बस से अलग होगा, आपका कैब से अलग होगा आजकल तो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो टैक्सी हुआ करती थी या रेलवेज है उसका अलग होगा, आपका फ्लाइट टिकट्स अलग होंगे। ये तो ठीक बात है भाई, बच्चे अवेयर होंगे। ठीक है, तो ये तो ठीक है। फिर है द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल डिपेंड्स अपॉन द फ्यूल यूज्ड बाय द व्हीकल। अब फ्यूल का कहां से पता लग रहा है? ये टिकट देख के फ्यूल थोड़ा ना पता लगता है कि एरोप्लेन है तो ये वाला फ्यूल यूज हुआ होगा और गाड़ी है तो सस्ता हुआ होगा, तो ये भी हट जाता है। वी नीड टिकट्स टू ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये बात पक्की हो जाती है कि भाई अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा कर रहे हैं तो आपके पास टिकट होना अनिवार्य है। ठीक बात है, ये तो ये भी ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द रिजर्वेशन प्रोसेस। क्या टिकट देख के आपको ये पता लग जाएगा कि रिजर्वेशन कैसे कराया जाता है, कहां कहां जरूरत पड़ती है, कहां पर जरूरत ही नहीं होती रिजर्वेशन की? तो ये तो एप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, तो 2 चीजें हैं जो सही थी यहाँ पे, एक था पहला और दूसरा था थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड हमें चूज करना है। ये हुआ फर्स्ट और थर्ड, सी ऑप्शन लगाएंगे हम। सिर्फ एक ऑप्शन टिक मत कराना, इन चारों में से देख करके कई बार ऐसा हो जाता है हम नीचे वाले ये जो कहानी है इसको भूल जाते हैं, तो ये थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। फर्स्ट एंड थर्ड मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। रिफ्रेश करो, यहां से एकदम क्लियर चल रहा है। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ईवीएस टीचिंग एट प्राइमरी लेवल। आप अगर ये सब्जेक्ट पेडागोजी के सिर्फ क्वेश्चंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये जो 15 नंबर है इसमें से 10 तो नहीं जा रहे, चाहे आसान आए चाहे मुश्किल आए, मिनिमम 10, क्योंकि हवा में तीर नहीं लगाती हूँ मैं आपको ये कहूँ कि 14 लेके आओगे, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बहुत सारे लोग लाते भी हैं। ठीक है, लेकिन हाँ 10 की आपकी तैयारी मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। टॉपिक पेडागोजी के एकदम लिमिटेड हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ईवीएस टीचिंग। भाई आप एनवायरमेंटल स्टडीज को पढ़ाते हैं, पर्यावरण अध्ययन को प्राइमरी लेवल पर यानी प्राथमिक स्तर पर,
इसका उद्देश्य क्या है या महत्वपूर्ण एक पक्ष क्या हो सकता है इसको पढ़ाने का? फर्स्ट है कंडक्टिंग एक्टिविटीज एंड डेवलपिंग स्किल्स, बच्चे गतिविधि सीख जाएं और स्किल्स आ जाएं उनके अंदर, हो सकता है। नेक्स्ट है अचीविंग सक्सेस इन असेसमेंट। देखो आकलन में सक्सेस हमारा मुख्य जो उद्देश्य है ना वो मार्कशीट नहीं है, समझ अगर बन गई तो वो अपने आप होती चली जाएंगी चीजें, और फिर बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हैं। तो सक्सेस आप असेसमेंट आकलन में बच्चे को टॉप करा दें ये उद्देश्य नहीं होता कभी भी हमारा उद्देश्य होता है समझ बेहतर बन पाए, वो बाकी की चीजें फिर होती रहेंगी। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस, साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाए, नहीं आप एनवायरमेंट से अवगत करा रहे हैं बच्चों को, कोई साइंटिस्ट नहीं बना देंगे प्राइमरी लेवल पर, स्पेशली ईवीएस पढ़ा करके, ठीक है। फिर है कनेक्टिंग लर्नर्स टू द नेचुरल एंड सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट, आप बच्चों को अधिगमकर्ताओं को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो यही है कि जो एनवायरमेंटल स्टडीज है जिसमें सोसाइटी यानी सोशल स्टडीज भी शामिल हो गया, साइंस का थोड़ा सा पार्ट और पर्यावरण का, तीनों चीजें शामिल हैं। किस लिए? ताकि बच्चा अपने आसपास होने वाली एक्टिविटीज से पूरी तरह से परिचित हो जाए, फैमिलियर हो जाए, अवगत हो जाए, उसे पता हो, एटलीस्ट वो अवेयर हो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर के, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को लेकर के। इसलिए फैमिली जैसी थीम भी रखी गई है, सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ एनवायरमेंट को ही रखा गया है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चा कनेक्ट कर पाएगा अपने आसपास के सभी प्रकार के वातावरण से। सिर्फ एक्टिविटीज और स्किल्स यहाँ पे मेन उद्देश्य नहीं हो सकता, तो हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, ठीक। डी ऑप्शन यहां पे सही हुआ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, थर्ड क्वेश्चन फिर से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले 10th तक कर लेते हैं अगर किसी का डाउट है तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज नॉट अ करेक्ट वे ऑफ फूड प्रिजर्वेशन? फूड प्रिजर्वेशन यानी कि ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक जगह पर कि कैसे आप कौन से फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, यानी थोड़े लंबे समय तक चला सकते हैं अगर हम बात करें तो नॉट लिखा है, कौन सा तरीका नहीं है अगर आप खाद्य पदार्थों के संरक्षण का, इन 4 ऑप्शंस में से। एक है आपका मिल्क यानी दूध को आप पनीर बना करके संभाल के रख सकते हैं। एप्पल को सेब का जैम बना करके, जो जैम आता है वो आपके बहुत सारे ऐड आते हैं, किसान जैम और आजकल पतंजलि का भी आता है, ठीक है। रॉ मैंगो मतलब जो मैंगो है कच्चा आम उसका अचार बना लेंगे, बिल्कुल ठीक है। पोटैटो चिप्स, देखते ही हैं आप कितने सालों साल लोग पैकेट में लिए घूमते हैं चिप्स। आंसर क्या हुआ? थर्ड में देख लेंगे, कई लोग परेशान हो रहे हैं, लास्ट में एक बार देख लेंगे, फ्लो में कई बार क्या होता है चीजें। हाँ, 5th का ए बिल्कुल ठीक है, मिल्क पनीर, ठीक है। मिल्क पनीर मतलब जो आपका दूध है, पनीर बना करके आप कितने दिन तक संभाल सकते हैं, ठीक है। या फिर इसका अगर मैं कहूं तो एनसीईआरटी में सिंपल दिया हुआ है भाई, बॉईल करते हैं आप, ठीक है। बॉईल करना ज्यादा प्रेफर करेंगे पनीर बनाने से। अगर ये तो पनीर तो तब बनता है जब बिल्कुल खराब हो जाए, या उस तरह से अगर वैसे देखें देसी भाषा में, ठीक है। हालांकि मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है कुकिंग की, बट इतना तो पता ही है, ठीक। तो बॉईल करके हम प्रिजर्व करना पसंद करते हैं भाई, अगर 2 घंटे चलता तो अब शायद 3-4 घंटे या ज्यादा चल जाएगा उबाल करके, तो इसलिए ए ऑप्शन सही नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में कई लोगों को डाउट आ रहा है, वापस से चल लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल बाय डिफरेंट मीन्स, ठीक है, नहीं फ्यूल की बात नहीं होगी। वी नीड टिकट्स टू ट्रेवल, हाँ ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द रिजर्वेशन प्रोसेस, बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट और थर्ड ठीक है, तो क्या दिक्कत? अच्छा मैंने गलती से ही लगा दिया, इतनी सी बात पे दुखी हो जाते हो, ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ, ठीक है। वो फ्लो में कई बार नहीं ध्यान जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन है सिंपल, परेशान क्यों जाते हो, ये तो फैक्चुअल सी बात थी। आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन पर। फिर भी धन्यवाद याद दिलाने के लिए, कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स शुड एन ईवीएस टेक्स्ट बुक एट द प्राइमरी लेवल नॉट हैव? भाई प्राथमिक स्तर पर जो एक पर्यावरण अध्ययन की किताब है, पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक, उसमें कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? नॉट मतलब नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है, हाँ मैंने फ्लो में सी बोल दिया था। इट इंक्लूड्स ट्रू स्टोरीज एंड इंसिडेंट्स, मतलब इसमें सच्ची कहानियां और घटनाएं शामिल हों, हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि बच्चों को पता चले कि एनवायरमेंट में हो क्या रहा है, लोग किस तरह से कुछ अचीव करते हैं। और अगर आप ईवीएस की टेक्स्ट बुक उठा करके पढ़ते हैं तो कल्पना चावला से लेकर के मतलब बहुत सारी, सुनीता विलियम्स के बारे में भी बात की हुई है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो बताए गए हैं रियलिटी से जोड़ करके लोगों ने कैसे क्या क्या किया है। तो ट्रू स्टोरीज और वो शहद वाली कहानी, कितनी सारी स्टोरीज हैं जो रियल लाइफ स्टोरीज हैं ईवीएस की टेक्स्ट बुक में, जिससे बच्चा कंसर्न बने और पता लगे उसे ये तो बात सच्ची है, ये तो होना ही चाहिए। तो नॉट पूछा है हमसे, तो नॉट तो नहीं है, ये तो हट जाएगा। इट फोकसेस ऑन डेफिनेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब यह अमूर्त अवधारणाओं और परिभाषाओं पर आधारित हो।
अमूर्त मतलब कि रट्टे लगवाए जाएं, बिल्कुल ऐसी चीजें जिनके बारे में बच्चों को पता ही नहीं है, उसका वो लेवल ही नहीं है, अभी वो उतना मेच्योर नहीं हुआ एज वाइज भी और एक्सपीरियंसेस वाइज भी, बट आपने सिर्फ डेफिनेशंस के रट्टे लगवा दिए, एक्सप्लेनेशंस, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो उसके सामने ही नहीं है, अमूर्त चीजें हैं जो प्याजे के हिसाब से कहीं 11 साल के बाद आनी चाहिए। तो ये क्या है, बेसिकली गलत है, क्योंकि स्पेशली प्राइमरी क्लास में आप बच्चों को जितना हो सके लर्निंग बाय डूइंग या एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ये नहीं होगा, इसीलिए यही आंसर हमें नजर आ रहा है, बाकी के दो भी पढ़ लेते हैं। इट प्रेजेंट्स नेचुरल एंड सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, बिल्कुल एकीकृत करके, तभी तो सिर्फ एक ईवीएस पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। इट केटर्स टू डाइवर्स बैकग्राउंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, सभी बच्चों का ध्यान रखा गया है, आप देखेंगे हर प्रकार के जो चैप्टर्स हैं उसमें कंसर्न की बात की है, अलग अलग इश्यूज को उठाया हुआ है। तो बी ऑप्शन सिर्फ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, रट्टाफिकेशन की तरफ हमें नहीं ले जाना है, ये बात हम ध्यान रखेंगे, तो इसलिए बी ऑप्शन। क्लियर है बात? हिंदी में लिखा हुआ है बट मैं बोल सकती हूँ, चलो हिंदी में बोल लूंगी अब से, बाइलिंगुअल ही चलता है वैसे। विच वन ऑफ द, इतनी बेसिक इंग्लिश तो समझोगे, मतलब खैर कोई बात नहीं, मैं इस चीज में कोई ऐसी दुख की बात नहीं है। Which one of the following does the National Curriculum Framework 2005 not propose in the context of EVS teaching? मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में प्रस्तावित नहीं करता। मतलब आप अगर एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ा रहे हैं तो ईवीएस में कौन सी एक बात एनसीएफ 2005 के हिसाब से लागू नहीं होती, ठीक है, एप्लीकेबल नहीं है। फर्स्ट है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, मतलब प्रयोग कराना, या फिर फैमिलियरिटी विद टेक्निकल टर्म्स, मतलब तकनीकी शब्दों से परिचित करा देंगे आप बच्चों को, या फिर थीमेटिक अप्रोच, मतलब थीम्स की बात करेंगे, 6 थीम्स हैं आपकी एनसीईआरटी में जो 5th क्लास तक है, 3rd to 5th की, तो ये तो हट जाता है क्योंकि थीम्स तो है ही, ठीक है। लिंकेजेस विद चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस, बच्चों के अनुभव से और उनके संदर्भ से जोड़ेंगे, ये तो सच्चाई है, आप कितने ही बड़े हो जाइए, आप जब तक आपके अपने अनुभव से नहीं जुड़ जाती चीजें, जब तक आपको मजा नहीं आता समझने में, ठीक है। और ये आप मेरे एग्जांपल्स में भी देखेंगे, मैं कोशिश करती हूँ कि चीजें आपसे या मुझसे जुड़ पाएं, क्योंकि किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, अगर हम प्रॉपर स्टोरीज या एग्जाम्पल्स, रियल एग्जाम्पल्स से नहीं जोड़ेंगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि ये तो है, ठीक। सी भी नहीं होगा। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, बच्चा एक्टिव है, अच्छी बात है, लेकिन आप रट्टाफिकेशन की बात आ गई फिर से, टेक्निकल टर्म्स, एक तो प्राइमरी का बच्चा है, दूसरा टेक्निकल टर्म्स से सिर्फ परिचित कराना आपकी टीचिंग का उद्देश्य नहीं है, इससे तो वो हो जाएंगे अगर आपने उनको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया है, थीम्स में इन्वॉल्व किया है, अनुभवों से जोड़ा है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हुआ, क्योंकि नॉट लिखा हुआ था। ईवीएस पेडागोजी की यही खास बात है, क्वेश्चन बड़े नजर आएंगे बट आसान होंगे। बी ऑप्शन हुआ। अगर आप देखना चाहें तो कुछ 6 थीम्स हैं, 6 थीम्स को हिंदी में क्या कहते हैं एक बार लिख दो, फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल रखेंगे, इसको शाम में रखेंगे, और क्वेश्चन आंसर का सेशन सीडीपी वाला भी कंटिन्यू करेंगे रात को 10 बजे वाला। आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा अपने सोने के समय को। चीजें, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत दिन बाद आए, कोई बात नहीं, ऐसे आपका अपना चैनल है, कभी आइए। फैमिली मतलब पहले परिवार, भाई 6 थीम्स हैं वो वाली जिनसे बच्चा सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, जो उसके वातावरण को जोड़ती हैं, ठीक है। जैसे फैमिली यानी परिवार, भाई सबसे पहले जन्म आप लेते हैं, इसको कहानी की तरह याद रखेंगे, परिवार, फिर परिवार में है तो खाना भी खाएंगे, फूड दूसरा थीम है इसका, मतलब ये मेरी कहानी अपनी, आप अपनी बना सकते हैं या इसको याद रख सकते हैं। तीसरा है पानी भी पिएंगे, ठीक है। परिवार में जन्म लिया, आप परिवार में हैं, वहां पे दोस्ती यारी काम सब कुछ है, प्लांट्स व्लांट्स ये आ जाएंगे एक ही में। फिर दूसरा फैमिली से आप खाना खाएंगे, परिवार में थे, खाना खाया, पानी पिया। फिर है आप घर में भी रहेंगे, कहीं शेल्टर जिसको हम कहते हैं, आवास। फिर 5th है ट्रैवल भी करेंगे, कहीं घूमने भी जाएंगे, घर में तो बंद रहेंगे नहीं, ठीक है। और फिर 6th है थिंग्स वी मेक एंड डू, मतलब कुछ तो इंसान करेगा ना अपनी लिविंग के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए, मजे के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ 6 थीम्स हुए, जिसमें फैमिली में कुछ 4 सब थीम है, फैमिली एंड फ्रेंड्स में जिसमें रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक। तो इन 6 थीम्स के अलावा और कोई थीम नहीं है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा, थीम्स से क्वेश्चन आ जाता है। इन 6 थीम के बेसिस पे ही आपकी टेक्स्ट बुक जो है वो डिजाइंड है, आपका सिलेबस पूरा डिजाइंड है ईवीएस में, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल दीक्षा, बिल्कुल कीजिए कोऑपरेट, दोनों तरफ से चलता है, ऐसे 2 कदम आप आगे लीजिए, मैं 4 लेती हूँ। एज पर द एनसीएफ 2005 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ ईवीएस, मतलब कि एनवायरमेंटल स्टडीज की थीम कौन सी है एनसीएफ 2005 के अनुसार। अभी हमने गाना गाया था, मतलब कुछ समझा था कि पहले परिवार में जन्म लेगा, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, खाना भी खाएंगे तो फूड, फिर पानी भी पिएंगे, ठीक है, वाटर, फिर कहीं रहेंगे भी,
यानी कि शेल्टर, फिर कहीं घूमने भी जाएंगे, घूमने जाएंगे तो मतलब ट्रैवल करेंगे, और फिर कुछ बनाएंगे भी, कहीं कुछ काम भी करेंगे, तो थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, तो ये कुछ 6 थीम्स हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, तो ये कुछ 6 थीम्स हुई। सही है बात। अब ये तो तीनों हट जाते हैं ना, तो हमने वेदर की बात की ना एनर्जी की। अब घूमने जाएंगे, अपना आप देख लेंगे वेदर वहां का कैसा होगा, तो ये तीनों हट जाते हैं। फूड है जो असली थीम है, जो 6 थीम्स की बात की है, हमें उसी में से चूज करना था, मतलब फूड यानी कि खाना या भोजन कह सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है बात। ए ऑप्शन हुआ। आगे बढ़ेंगे। दीपक शर्मा सर की बुक नहीं मिल रही होगी, क्योंकि बस बताऊंगी उसका भी रीजन मैं ही हूँ, मेरे को समय नहीं मिल पाता है और सर से बात नहीं हो पाई है। कल कल होपफुली मिल जाएगी, और तबीयत का भी थोड़ा ऐसे ही चल रहा है कई दिन से। द कंटेंट इन एन ईवीएस टेक्स्ट बुक शुड, 1-2 दिन रुको, मिल जाएगी, पक्का मिल जाएगी। द कंटेंट इन एन ईवीएस टेक्स्ट बुक शुड, मतलब ईवीएस पाठ्य पुस्तक में, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कैसी सामग्री होनी चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, डेफिनेशंस, रेक्टिफिकेशन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, टेक्निकल टर्म्स, इन सबको साइड करना है। एक्टिव हो बच्चा, एनवायरमेंट से जुड़े, कंसर्न्ड हो, और आसपास के लिए अवेयर हो, ये सब चीजें होनी चाहिए। अब कंटेंट जो हो, डेफिनेशंस बिल्कुल अवॉइड करनी है हमें, ये बात तो ठीक है। ठीक है, तो इसकी बात हट जाती है। डिस्करेज रोट लर्निंग, हाँ ये भी सही तरीका है बिल्कुल। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द चाइल्ड टू क्वेश्चन एंड एक्सप्लोर, अच्छी बात है, आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे मौके दें बच्चों को जहां पे वो एक्सप्लोर कर सकें और क्वेश्चन पूछ सकें, इंक्वायरी कर सकें। गिव ओनली रिटन इंफॉर्मेशन टू द चाइल्ड, सिर्फ रिटन इंफॉर्मेशन देने से क्या होगा, आपने मतलब आज के टाइम पे तो ये इंफॉर्मेशन का इतना ज्यादा प्रकोप है, आप गूगल से लेके आप घर बैठ के अपने फोन से जितनी इंफॉर्मेशन चाहे निकाल सकते हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन का यूज नहीं है जब तक आपकी समझ से ना जुड़े हो। ठीक है, तो सिर्फ ओनली रिटन इंफॉर्मेशन देना नहीं, एक्टिविटीज से जोड़ते हैं। आप बुक्स भी देखते हैं, इतनी मनोवैज्ञानिक रूप से बनी हुई है आजकल एनसीईआरटी की, मतलब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए। अगर आप 3rd to 5th की या कोई भी एनसीईआरटी की बुक उठाते हैं, उसकी लैंग्वेज बहुत प्यारी होती है, एकदम से समझ आएगी, आपको मजा आएगा पढ़ने में। अगर आप 6th 7th 8th की एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे पेपर 2 के लिए, या आपने 1st to 5th भी पढ़ी हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हर चैप्टर या हर एक छोटी सी बात के बाद कुछ पॉइंट्स बना के दिए होंगे, कुछ एक्टिविटीज दी होंगी, है ना, थिंग्स टू डू, इस तरह का। तो रिटन इंफॉर्मेशन की बात सिर्फ नहीं होती। तो 1 2 और 3 ठीक है, 4th गलत है, इसलिए इसको हटा देंगे, क्योंकि शुड पूछा था हमसे। ठीक है, 1 2 और 3 कहाँ है, 1 2 और 3, 4th ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन ठीक हुआ यहाँ पर। ठीक, क्लियर है ना बात। कोई भी डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए। 1300 लोग देख रहे हैं और लाइक सिर्फ 654 लोग करते हैं, ये तो बड़ी दुख की बात है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स डज नॉट लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी लाइक हनी बीज। भाई हनी बीज होती हैं मधुमक्खी, तो जो मधुमक्खी की तरह कौन सा इनमें से एक इंसेक्ट्स है, कौन सा प्रकार है इंसेक्ट्स का जो छत्ते में रहना नहीं चाहते, कॉलोनीज में नहीं रहना चाहते। अगर मैं कहूं कॉलोनीज मतलब कि एक साथ झुंड में अगर कहूं तो। ठीक है, तो देखते हैं। वास्प है, मतलब वास्प होता है ये इस तरह का एक, शायद आपने देखा होगा येलो कलर का, इसको बर कहते हैं आई थिंक हिंदी में, काटता है बहुत भयंकर तरीके से। आंट्स मतलब चींटी, टर्माइट या स्पाइडर, टर्माइट होती है दीमक, हाँ। चींटी आप जानते हैं झुंड में ही रहती हैं, और ये वास्प भी एकदम छत्ता होता है इनका, समझते ना, ग्रुप होता है बिल्कुल जैसे हनी बीज की तरह। ठीक, लेकिन स्पाइडर का ऐसा सीन नहीं है कि अकेला भी रह लेता है अपना बना करके। तो डी ऑप्शन यानी स्पाइडर यानी कि मकड़ी। और इसी के साथ 10 क्वेश्चन खत्म हो गए और पता भी नहीं लगा। बहुत बढ़िया, एक प्रॉपर डिस्कशन रहा है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो भाई लाइक तो करके जा सकते हो, इसमें मजा आता है, एक थोड़ा सा इंटरेक्शन और एक अच्छा फील होता है। ठीक है, और कई लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि यूट्यूब हम जन्म से तो लेके पैदा नहीं हुए थे, तो इसलिए मैं याद दिलाती रहती हूँ। ठीक है, और शेयर भी कर सकते हो, जो भी लोग तैयारी कर रहे हो सीटेट की। पेडागोजी की जिम्मेदारी मेरी है, अगर आप थोड़ा सा भी अपना एफर्ट डालते हैं तो सीटेट आपका जा नहीं रहा कहीं। ठीक है, क्योंकि सीटेट और टेट जैसे एग्जाम आई डोंट बिलीव कि आपको बहुत ज़्यादा कहीं धक्के खाने की ज़रूरत होती है। इसमें थोड़ी सी सेल्फ स्टडी और थोड़ा सा पेडागोजी को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक ना किया हो, और बेल आइकॉन प्रेस कर लेना, तभी जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक, बहुत बढ़िया जितने लोगों ने लाइक किया। और नोटिफिकेशन या बाकी चीज़ों के लिए टेलीग्राम पे भी मैं कोशिश करती रहती हूँ पीडीएफ वगैरह शेयर हो जाएं। ठीक है, तो ये एक बात हुई। अमेजिंग सेशन, धन्यवाद। इंटरेस्ट आएगा अभी, कल से पूरी कोशिश रहेगी मेरी तबीयत जो एकदम सही चले कल, और डेली बेसिस का थोड़ा थोड़ा टाइम टेबल मैं शेयर करती रहूँ आप लोग के साथ। बिल्कुल।
यू आर सच अ पॉजिटिव पर्सनैलिटी। जी धन्यवाद। फ्रेंडली फील होता है, ये जीवन पर्यंत रहेगा, मतलब आई कैन नॉट बी अ डिक्टेटर। ऐसी टीचिंग कभी नहीं करनी, या कभी सीखी भी नहीं और कभी नहीं करना, क्योंकि बात सिर्फ सीखने पे ध्यान रहता है हमेशा, और ये आगे पीछे मैम लगा के इज्जत नहीं चाहिए मुझे। मैम और सर का कल्चर यहाँ नहीं चलता है। जिसको जो भी कहना होता है वो आप लोग अपनी श्रद्धा से कहते हैं, बट डिक्टेटरशिप नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेशन कल शाम में ही होगा। एक तो 5:30 बजे जो सेशन होगा करियर विल पे, वो यहाँ भी लाइव होगा, लेट्स लर्न पे भी, एक तो वो देख सकते हो। सोशलाइजेशन हालांकि हम यहाँ कर चुके हैं पहले, बट जो नए लोग हैं वो देख पाएंगे। और उसके अलावा 9 बजे इंटेलिजेंस करेंगे, और कल ये 2 वीडियो ही रखते हैं, या अगर हुआ एक आधा एक्स्ट्रा वीडियो तो मैं बीच में टाइम टेबल शेयर कर दूंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक 10 बजे रख लेंगे सेशन, एक 9 बजे, एक 10 बजे, एक 5:30, एक 9 और एक 10, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद। आपके जो भी विचार हों वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आउट ऑफ 10 कितने ठीक हुए ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। राजस्थान से हूँ, बहुत बढ़िया। 9 नंबर फिर से बताएं, देख लेते हैं। करियर विल एक ऐप है, उनका अपना एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किसी को बहुत ही विशेष आवश्यकता हो तो आप देख सकते हैं। द कंटेंट इन एन ईवीएस टेक्स्ट बुक, भाई ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में कैसा हो कंटेंट, कैसा हो, तो यहाँ पे अवॉइड डेस्क्रिप्शंस एंड डेफिनेशंस, बिल्कुल डेस्क्रिप्शंस और डेफिनेशंस को अवॉइड करने वाला हो, डिस्करेज करे रट्टाफिकेशन को, बिल्कुल ठीक है। अपॉर्चुनिटी मिले बच्चे को एक्सप्लोर करने की, बिल्कुल ठीक है। सिर्फ रिटर्न इंफॉर्मेशन टू द चाइल्ड नहीं। तो ये 3 बातें ठीक है कि ऐसा होना चाहिए। इनको अवॉइड करे, डेफिनेशंस को डिस्करेज करे, रट्टाफिकेशन को, और अपॉर्चुनिटी मिले, तो इसलिए ये तीनों ठीक है, लेकिन 4th वाला ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए जो रिटर्न इंफॉर्मेशन हो सिर्फ, ठीक है। तो ये थी बात। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा।